अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नैब के अलावा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन से ताउन नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने की और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड तकरीबन हर जगह बशमूल पाकिस्तान लंदन कमीशन के मिसिंग था। ब्रॉडशीट का एसेट रिकवरी मुआहदा हुकूमती इदारों की बैनुल अक़वामी कानून को ना समझने का मुंह बोलता एक सबूत है। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस हुआ होगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में ये बताया गया कि स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले कि रिकॉर्ड इसके काम आ सकता है या नहीं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि कावे मुसावी सजा याफ्ता शख्स है और इसने बाज़ शख्सियात पर बड़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इसके इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं थी। कमीशन के सरबरा ने तारिक फवाद और कावे मुसावी का बयान रिकॉर्ड करना भी मुनासिब नहीं समझा। हुकूमत चाहे तो कावे मुसावी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। ब्रॉडशीट कमीशन ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट में यह भी कहा कि हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी हुई और माली नुकसान हुआ। सियासी दबाव आमतौर पर हुकाम से गलत फैसले करवाने का बायस बनता है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात थी वो कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख का एक नोट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन गीदड़ भिपकियाँ उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। सवाल यह है कि ये गीदड़ कौन थे, किसने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को काम करने से रोकने की कोशिश की, क्यों इदारों ने कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। कमीशन की रिपोर्ट से हटकर अगर हम हुकूमत के मौक़िफ़ की बात करें तो वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी काबीना ने 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया, जिनमें अहमद बिलाल सूफ़ी, अब्दुल बासित, गुलाम रसूल, शाहिद अली बेग, हसन साकिब शेख और तारिक फवाद शामिल हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है ये उस वक्त इसलिए बरी हुई थी कि नैब के पास स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं था, जो एक झूठ बात थी, लेकिन जस्टिस अजमत सईद शेख ने ओरिजिनल रिकॉर्ड को दरियाफ्त किया, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक अब स्विस अकाउंट्स के हवाले से ओरिजिनल रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है और इस बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स दोबारा खोले जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक नया महाज खुलने जा रहा है। मैं इस पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसमें से आपके नज़दीक निकला क्या है? बिलाखिर सारी जिम्मेदारी डाली गई है ब्यूरोक्रेसी पर। हैरान कुन बात जो मेरे नज़दीक ये थी, जिसमें जो कहा भी गया कि कावे मुसावी जो एक सज़ा याफ्ता शख्स है, जिसके इल्ज़ामात के बाद एक आपको भी पता है एक बड़ी एक डिबेट शुरू हुई। ऑपोजिशन ने कहा कि हुकूमत के गले पड़ने वाला है, हुकूमत ने कहा कि ऑपोजिशन के गले पड़ने वाला है, लेकिन इसमें जिम्मेदार तो सारी ब्यूरोक्रेसी ठहराई गई है। आपके नज़दीक अब निकला क्या है इस रिपोर्ट से? देखिए, इस पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में जिन साहब ने ये इंक्वायरी करके और ये रिपोर्ट लिखी है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब, तो अजमत सईद साहब जो हैं, ये जब ब्रॉडशीट के साथ नैब का मुआहदा हुआ था तो उसके बाद ये पहले नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे और उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और कुछ मौक़ों पर इनकी खुद भी ब्रॉडशीट के साथ जो है वो मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं और इनको इन तमाम मामलात का पूरी तरह इल्म था। तो मेरी जाती राय में तो इनको इस मामले की इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत ने इनसे इंक्वायरी करवाई है। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट में इन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि 5 लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उन 5 लोगों में कोई मुझे बड़ी सियासी शख्सियात तो नजर नहीं आ रही। उसमें अब्दुल बासित साहब हैं, एक्स डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, वो ये कह चुके हैं जी कि मैं तो नैब के बिहाफ पे काम कर रहा था, और इसी तरह अहमद बिलाल सूफी साहब का नाम है। तो इस तरह के नाम है, लेकिन वो जो एक हुकूमत का एक ख्याल था कि शायद इस ब्रॉडशीट इंक्वायरी के जरिए को बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो पकड़ी जाएंगी, वो नहीं हुआ। तो बहरहाल ये है कि मुबहम रिपोर्ट है। आप कह रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था सारा?
बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उनको इसकी इंक्वायरी ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी की है और इस इंक्वायरी में से कोई बड़ी चीज नहीं निकली। वो उन्होंने कौवे मूसवी जो है उसको कह दिया ये एक फ्रॉडिया आदमी है, गलत आदमी है, नाकाबिले एतबार आदमी है। तो ये कोई नई चीज तो नहीं है, इसके लिए इंक्वायरी की तो जरूरत ही नहीं थी, सबको पता था। सही सर, आगे जरा बढ़ते हैं मीर साहब। 3 बार वजीर खजाना बदला जा चुका है इस हुकूमत में, अब कोई मईशत की हालत भी बदलेगी या नहीं? अब हम क्या समझे, हमाद अजहर के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो घुमाएंगे, जो हफीज़ शेख साहब नहीं घुमा सके और मईशत की जो हालत है वो बेहतर हो जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि जो चैलेंज इस वक्त हुकूमत को है मईशत को लेकर, हुकूमत भली शादियाने बजाती रही कि मईशत जो है वो डगर पर चल पड़ी है, अगर हमाद अजहर भी नाकाम हो गए तो उसके बाद क्या ऑप्शन है इस हुकूमत के पास? देखिए, आप देखिए ना कि हमाद अदर साहब जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही दिन जो है उसको डैमेज कर दिया गया है। कल उनका पहला दिन था बतौर वजीर खजाना। कल उन्होंने ईसीसी के इजलास की सदारत की। उस इजलास में उन्होंने ये तय किया कि इंडिया से चीनी और यॉर्न और इसके अलावा वहाँ से जी तो ये इंपोर्ट होंगे। तो मेरे सामने भी इस वक्त एक समरी पड़ी हुई है, ये 26 मार्च की समरी है। हाँ। और 26 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इन कैपेसिटी ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, इन्होंने अप्रूव किया है, इन्होंने खुद अप्रूव किया प्राइम मिनिस्टर ने एज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री कि इंडिया से हमने सफेद चीनी को इंपोर्ट करना है। हाँ। और फिर वो चीज जो है वो ईसीसी ने मंजूर किया है। तो ईसीसी ने एक्चुअली पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो एज इंचार्ज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री जो समरी थी वो मंजूर की, और फिर आज जब वो काबीना के इजलास में आई तो काबीना ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की पेश करदा और मंजूर करदा समरी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और शाह आपको क्या लगता है मीर साहब, ये हुकूमत ने पहले ख़बर बाहर निकाल कर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का जो फैसला था इसको मीडिया में जो है ना वो दिखाकर, ताकि मीडिया भी इस पर डिस्कस करे, डिबेट हो, लोगों के जज्बात पता चले, फीलिंग्स पता चले, कश्मीरी क्या सोच रहे हैं इस फैसले के बाद, आपको लगता है कि फिर एक जो सियासी प्रेशर एक बिल्ट हुआ, मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई 5 अगस्त के इक़दाम तो अपनी जगह पर खड़े हैं, आप तिजारत खोलने की बात करें, आपको लगता है कि वो एक सियासी दबाव जो एक प्रेशर आया है उस वजह से हुकूमत मजबूर हुई है इसको जो है ना वो रिजेक्ट करने में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें ये एक ट्वीट है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के कर्ता धर्ता हैं। तो ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, इन्होंने 29 मार्च को ये कहा कि अ मीटिंग वाज हेल्ड विद द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एस्केलेटिंग प्राइसेस ऑफ कॉटन यार्न were discussed. He was sympathetic towards the value-added sectors and advised that in order to ease the pressures on yarn and keep momentum of value-added exports, यानी कि indirectly वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ आप तिजारत खोल दें। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ये फैसला था इंडिया के साथ तिजारत खोलने का, जिसको ईसीसी ने मंजूर किया, और पहला दिन था हमाद अदर साहब का, और आज वफाकी काबीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि वफाकी काबीना ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की समरी को मुस्तरद कर दिया, और उसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, शीरी मज़ारी साहबा भी थी, असद उमर साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। इन सब ने कहा जी कि इंडिया के साथ तिजारत नहीं होनी चाहिए जब तक कि 5 अगस्त 2019 का जो इंडिया का फैसला वो। लेकिन मीर साहब, हम इसको अगर इस एंगल से देखें, अगर इसकी पॉजिटिव साइड दूसरी हम ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो काबीना के जो फैसले हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनकी अपनी कोई राय है भी, कोई फैसला करना भी चाहते हैं, वो इम्पोज नहीं करते हैं, वो काबीना की सुनते हैं, काबीना के फैसलों को मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपका ये नुक्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आप ये भी तो देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है जब वजीर खारजा इसकी मुखालफत कर रहा है, जब वजीर दाखिला इसकी मुखालफत कर रहा है, जब मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरी मज़ारी मुखालफत कर रही है। हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता? तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें आप ये भी देखें कि उनकी जो कल अपोजिशन है वो कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो भी, उन्होंने भी इस पे बहुत सख्त रद्दमल दिया। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने बहुत सख्त इस पे रिएक्शन दिया। कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से भी रिएक्शन नेगेटिव आ रहा था, आजाद कश्मीर से भी रिएक्शन नेगेटिव आ रहा था। हाँ। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में आप उनको बताना चाहिए, कौम को ये बताएं
कि चलें ठीक है, आज वफाकी काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मुअख्खर तो कर दिया है, आप पर यह फैसला मुअख्खर किसने किया? आप पर यह फैसला इम्पोज किसने किया? क्योंकि फरवरी के महीने में सीज फायर जो हुआ, सीज फायर तो आपने नहीं था ना किया, वो सीज फायर तो किसी और ने किया था। तो उसकी कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो इसमें बात यह है कि जिस तरह आपने खुद बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि जी वफाकी काबीना के इजलास में एक फैसला था, डिस्कशन के बाद उसको मुअख्खर कर दिया गया, लेकिन ये तो बताएं ना कि जो सीज फायर का फैसला था वो कहां पे लिया गया, वो कहीं पे उसमें डिस्कशन हुई थी? ये सारे मामला हैं। और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सबसे सीनियर और सबसे काबिल एहतराम लीडर हैं सैयद अली गिलानी साहब, उनके पिछले एक महीने में 2 बयानात आ चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती जरूर करें, मुज़ाकरात जरूर करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। मीर साहब, माजी में भी कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। आपको पता है भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी लाहौर के दौरे पर आए, बहुत से फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो कोशिशें होती हैं पसे पर्दा चली जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। कारगिल जैसे वाक़यात, मुंबई हमले, पठानकोट का वाक़या, फिर पुलवामा जैसे वाक़यात जो थे माहौल को बड़ा कशीदा किया, ऐसे वाक़यात ने। लेकिन अगर उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त तो कश्मीर में 370 और 35 का खात्मा भी नहीं हुआ था। तिजारत की बात तो तब भी होती थी, लेकिन आज तो हमारे जहनों में पहला सवाल तो यही है, हमें तो वज़ीर आज़म ने बताया, इस हुकूमत ने बताया है कि अब भारत के साथ तभी बात होगी जब 5 अगस्त 2019 के जो इक़दाम है भारत रिवर्स करेगा, उनको वापस लेगा। तो क्या हम ये समझें कि भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए तिजारत ही वाहिद रास्ता है? देखें, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल जो है ये मेरे से पिछले चंद दिनों में बहुत से कश्मीरी रहनुमा और बहुत से कश्मीरी जर्नलिस्ट ये मेरे से सवाल करते रहे हैं, और मैंने उनको सबको यही कहा, भाई मेरे से आप क्यों सवाल करें, ये सवाल आप पाकिस्तान की हुकूमत से करें। तो मैं आपको बड़ी एक फ्रैंकली बात बताऊं, जब फरवरी 1999 में वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे बस पे बैठ के, और नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एक पीस प्रोसेस शुरू किया था, हमारे उस वक्त भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने उस वक्त भी उस पर बहुत से अपने एतराज़ात उठाए थे, और मैं उस वक्त भी उस प्रोसेस का सपोर्टर नहीं था। फिर जब नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ऊफा डिक्लेरेशन में से कश्मीर का लफ्ज़ निकाला, तो उस वक्त भी मैंने उन पर तनकीद की। और जब मोदी साहब 2015 में लाहौर में जाती उमरा में उनके घर पे आए थे, तो उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी। तो लेकिन देखे ना, अब अगर 1999 में और 2015 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर आपके पास पाकिस्तान आ रहे हैं और हमने नवाज शरीफ पे तनकीद की, और जो उनके सियासी मुखालफिन थे इंक्लूडिंग इमरान खान, उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है। भाई उस वक्त तो 370 मुअत्तल नहीं हुआ था, 35A मुअत्तल नहीं हुई थी, अब तो 370 मुअत्तल हो चुका है। अब तो आपने मोदी को हिटलर करार दे दिया। तो हमें इमरान खान साहब ने अभी तक समझाया नहीं है कि अचानक रातों रात वो ऐसे कौन से वाकयात पेश आए हैं, कौन सा प्रेशर है उन पर कि वो हिटलर जो है उसको अचानक उसने आपको खत लिख दिया, आपने उसको खत लिख दिया। चले आज काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मुअख्खर कर दिया, लेकिन कल जो आपने खत भिजवाया मोदी को, उस खत में आपने कश्मीर का जिक्र तो किया, लेकिन ना आपने कश्मीर पे UN रेजोल्यूशन का जिक्र किया, ना आपने इंडियन जेलों में जो कश्मीरी लीडरशिप बंद है ना उसका जिक्र किया है। तो ये जो आज काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मुअख्खर किया है, इससे इमरान खान साहब ये मत समझे कि उन्होंने लोगों को मुतमिन कर दिया है। उनको बहुत से सवालात का जवाब देना है और ये बताना है कि फरवरी से लेके अभी तक जो आपने कभी सीज फायर का मुआहदा किया है, कभी आप कह रहे हैं दफन कर दें, कभी आप तिजारत खोलते हैं फिर बंद करें, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो हिटलर था उसके साथ आपकी जो आज आपने अपने कॉलम में एक बड़े खौफनाक खदशे का इजहार किया कि खुदा ना करे वो दिन आए जब 5 अगस्त की भारत में वो अहमियत हो जो 16 दिसंबर की बांग्लादेश में है। जो मैं आपके इस एनालिसिस से समझी हूँ वो ये कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के दौर में अगर 5 अगस्त हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, इस तरफ इशारा किया आपने। पहली बात तो यह है कि ये मैं चैलेंज करके कहता हूं इमरान खान साहब की हुकूमत को भी और तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस को कि पाकिस्तान की हुकूमत को 5 अगस्त 2019 से कुछ दिन पहले पता चल चुका था कि हिंदुस्तान की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 को सस्पेंड करने वाली है, और इस पर
आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर से बात की गई कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है मामला जो है ये 5 अगस्त से पहले डिस्कशन हुई इस पे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिस्कशन हुई। राजा फारूक हैदर ने कहा कि इस पर आपको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, इसके बावजूद आप नहीं रोक सके। तो ये बिल्कुल कोई अगर समझता है कि वो कौम को बेवकूफ बनाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था इसलिए हो गया, आपको पता था लेकिन आपको मोदी ने बेवकूफ बनाया। इसीलिए आप जो इलेक्शन था 2019 में हिंदुस्तान में जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन से पहले आपने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया कि अगर मोदी दोबारा जीत गया तो जनाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसने आपको बेवकूफ बनाया हुआ था और उसने बेवकूफ बनाया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मोदी साहब हैं ये थोड़े दिन पहले आपको लेटर लिखते हैं, 23 मार्च पर आपको मुबारकबाद देते हैं और फिर उसके बाद यही मोदी साहब जो हैं ये 25 मार्च को जब बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पर जाकर ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश की जो आज़ादी की तहरीक है उसमें मेरा बड़ा किरदार है, मैं तो जेल गया था। और फिर हसीना वाजिद के साथ जब ये बैठते हैं तो जो बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही है उस पर जनरल नियाज़ी साहब जो हैं वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा और ये बात जो है ये मुझे बहुत से सीनियर कश्मीरी रहनुमाओं ने कही है कि भाईजान आज तक पाकिस्तानी कौम 16 दिसंबर 1971 को जो सरेंडर हुआ था वो नहीं भूल सकी, लेकिन वो सरेंडर तो एक जंग के बाद हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 अगस्त 2019 को आपने जंग किए बगैर ही कश्मीर पर सरेंडर कर दिया है। तो इसलिए मैंने आज लिखा है कि अल्लाह ना करे कि 5 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए एक दूसरा 16 दिसंबर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपका। शफकत महमूद साहब, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है, फवाद चौधरी साहब ने भी काबीना के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने बताया कि 5 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का फैसला किया गया है, क्रिमिनल कार्रवाई होगी। तारिक फवाद जिन्होंने इस वक्त मुआहदा किया, अब्दुल बासित साहब जो अदायगी के वक्त जो थे वो बरतानिया में हाई कमिश्नर थे, अहमद बिलाल जो वकील थे, हसन साकिब जो उस वक्त FBR में थे, शाहिद बेग साहब जो ऑडिट अकाउंटेंट थे UK में, और गुलाम रसूल साहब जो लॉ मिनिस्ट्री में थे। अब सवाल ये है सर, नाम है सारे ब्यूरोक्रेसी के, मलबा सारा गिरा है ब्यूरोक्रेसी पर, किसी एक सियासतदान का, किसी एक पॉलिटिकल लीडर का इसमें नाम नहीं है। लेकिन हम तो सुन सुन के थक गए जब से ब्रॉडशीट सामने आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो है ना वो इसमें मुलविस है। उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ, ऑपोजिशन कहती रही हुकूमत के गले पड़ा, हुकूमत कहती रही ऑपोजिशन के गले पड़ा, लेकिन एंड में से निकला क्या, कोई सियासी शख्सियत इसमें सामने नहीं आई, कोई मुलविस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है सारी इसमें शामिल। देखें, इंक्वायरी FIA ने इंक्वायरी की और उन्होंने उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया जिन लोगों ने एक्चुअली इस मामले को हैंडल किया, और मुझे उसको तफसीलात जो आपने बताई हैं वो इंक्वायरी रिपोर्ट में है। अब उनके पॉलिटिकल मास्टर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आती है वो एक इससे अजाफी चीज़ है, और वो जो अजाफी चीज़ है उस पर भी भाई होगी। लेकिन ये जो है ये उन लोगों के नाम है या उन लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन को हैंडल किया, तो इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। किनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जिनके नाम हुकूमत लेती थी, जिनके खिलाफ हुकूमत इल्जाम लगाती थी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप, जिनका रिपोर्ट में कोई नाम भी नहीं है? जब इन लोगों की मजीद तफ्तीश होगी, अभी तो इंक्वायरी का आगाज किया है, क्रिमिनल चार्जेस का इल्ज़ाम किया है, वो बताएंगे कि जी हमें फलां ने कहा था, फलां ने ये किया था, वो और चीज़ें और हकीकतें खुलेंगी। तो ये कोई मामला खत्म नहीं हुआ, ये मामला चलता रहेगा। इसमें एक बड़ी और हैरानकुन चीज़ है कि सारा मामला जो बहस शुरू हुई मौसवी के इल्ज़ामात के बाद, जिन जिन शख्सियात पर कावे मौसवी ने इल्ज़ामात लगाए, तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ हम लोगों के लिए भी थी और आज रिपोर्ट में भी पढ़ा कि जो इल्ज़ामात कावे मुसावी ने लगाए उसके वो TORs में उन इल्ज़ामात की तहकीकात ही शामिल नहीं थी। मतलब कि TORs में हुकूमत ने एक बहुत बड़ा
खला छोड़ दिया, कमीशन को मैंडेट ही नहीं दिया कि भैया आप उन इल्जामात की भी तहकीकात करें जो मुसावी लगा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो चीजें एसेंशियल थी वो तो टीओआरएस में शामिल थी और उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। अब वो उस रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई का क्या मतलब होता है? कार्रवाई का मतलब ये होता है कि एफआईए जो है वो मुकदमा दर्ज करेगी। मुकदमा दर्ज करके हो सकता है किसी को अरेस्ट किया जा सके जाए। ये सारा जब होगा तो फिर मजीद हकीकतें अश्कार होंगी, जब नई चीजें सामने आएंगी। देखें, ये जो इंक्वायरी है इसका मकसद ये था कि जो इस एविडेंस सॉलिड एविडेंस है, हम सॉलिड एविडेंस पे काम करना चाहते हैं, तो वो सॉलिड एविडेंस आएगी, अभी मजीद एविडेंस खुलेंगी। और ये हमेशा होता है, सारी तहकीकात में होता है कि जब आप चंद मुलजमों को पकड़ते हैं फिर उससे और चीजें आश्कार होती हैं। तो इसलिए ये खतर नहीं हुआ। शफकत महमूद साहब, कमीशन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है सर कि नैब के अलावा किसी हुकूमती इदारे ने कमीशन से ताउन नहीं किया। सर एक बड़ी एलिगेशन है ये। नाकामी आप इसको कहें, हुकूमत की कमज़ोरी कहें, या ये कहें कि इदारे जो हैं वो हुकूमत की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ज़ाहिर सारे इदारे आपके मातहत ही हैं, और ये कैसे हो सकता है कि कमीशन अगर किसी इदारे को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहे, इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, और वो इदारे बात ही ना सुने सर? नहीं, देखें, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन अगर किसी सरकारी इदारे ने इस कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया, और ये कमीशन जो है ये एक कमीशन का जो लॉ है उसके तहत बनी थी, और अगर उसमें नहीं किया तो फिर उसके ऊपर यकीनन तहकीकात भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई कमीशन के साथ कोऑपरेट ना करे। सर काबीना में आज इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। रिपोर्ट तो जाहिर है सबने देखी होगी, उसके बाद ही फैसला किया ना कि किस किस के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करने जा रहे हैं आप लोग। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये चीज़ सामने ना आई हो कि रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इस इदारे ने ताउन नहीं किया और उसको काबीना ने बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दिया? सर ये कैसे हो सकता है? देखें, इस आज की काबीना में ब्रीफिंग दी हमें शहजाद अकबर ने, और उस ब्रीफिंग में बाकी चीज़ें जो मेन थी उनका ये अदारों के अदम तावन की बात नहीं आई। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी अदारे ने कमीशन के साथ तावन नहीं किया और कमीशन ने उसको आइडेंटिफाई किया है तो उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी। सही। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया आज के आसिफ जरदारी की बरियत उस वक्त इस बुनियाद पर हुई थी कि नैब के पास असली डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, दस्तावेजात नहीं थी। तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया अजमत शेख साहब ने कि जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है अब वो सामने आ गई है, दस्तावेजात मिल गई हैं। तो फिर काबीना ने अभी ये कहा कि ये कार्रवाई हो सकती है, फिर ये फैसला क्यों नहीं किया कि अब कार्रवाई होगी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये भी अभाम छोड़ दिया कि कार्रवाई हो सकती है। पहले तो बात यह है कि आसिफ जरदारी के केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि वाजिद शमसुल हसन स्विट्जरलैंड से लेके पता नहीं कहाँ ले गए थे। तो बहरहाल जहाँ तक आपने जो जिन अल्फाज का जिक्र किया कि हो सकती है, देखिए कैबिनेट और गवर्नमेंट का जो निज़ाम होता है उसमें कुछ चीजें ब्लैक एंड वाइट होती हैं, कुछ चीजें जो है वो वक्त के साथ ज्यादा खुलती हैं। तो इसलिए काबीना ने ये कहा है कि किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि जरूर इसके पीछे हिकमत है। मतलब कि इस पर डिस्कशन होनी है, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे, फिर कोई फैसला होना जरूर है। नेचुरली। अच्छा शफकत महमूद साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज काबीना ने जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला था कि भारत से चीनी इंपोर्ट करनी है, कपास इंपोर्ट करनी है, इसको मुस्तरद किया है, मौखर किया है। तो क्या वजह है इसकी कि पहले अवाम के सामने ये बात लाई गई, ये चेक करने की कोशिश की गई कि अवाम के जज्बात क्या हैं, रिएक्शन इस पर क्या आता है? फिर जब पता चला कि इस पर तो बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि अब हर कोई सवाल पूछ रहा है कि 5 अगस्त के इक़दामात तो मोदी ने वापस नहीं लिए, तो आप किस बुनियादों पर, किन बुनियादों पर जो है वो तिजारत शुरू करने जा रहे हैं भारत के साथ? क्या ये सियासी दबाव, एक प्रेशर, ये तनकीद वजह बनी इस फैसले को मुस्तरद करने की? पहले तो बात है कि मुस्तरद नहीं किया, मौखर किया है। मजीद सोचो विचार इस पे होगी। और दूसरी बात यह है कि कैबिनेट कमेटीज जो होती हैं, मैं भी एक कैबिनेट कमेटी को हेड करता हूं, तो कैबिनेट कमेटीज जो होती हैं वो अपनी सिफारिशात जो है वो कैबिनेट को पेश करती हैं। और इसमें शायद जो एक चीज़ का एहतियात करनी चाहिए थी वो ये थी कि ये मामला इतना सीरियस नौयत का था कि इसके ऊपर
जो क्या कहना चाहिए, मीडिया के लिए ना होता, ये पहले कैबिनेट में डिस्कस होता, क्योंकि ये सारा फैसला जो है वो कैबिनेट करती है फाइनली। तो ये और सारी कैबिनेट कमेटीज का यही हाल है। तो इसलिए कैबिनेट ने देखा उसके, और इसके एक तरफ इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ट्रेड फैक्टर्स हैं, और दूसरी तरफ इसके स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक है। तो इसलिए कैबिनेट ने इसको कहा कि इसमें मजीद लेकिन शफकत साहब ये सब कुछ हुआ कैसे? कल तक तो इमरान खान साहब मोदी को हिटलर कहते थे, इतनी मोदी पर तनकीद करते थे, फिर 5 अगस्त के इकदामात हो गए, इतना कुछ हो गया, हमें तिजारत की पड़ गई। क्या ये नहीं सोचा गया कश्मीर कॉस्ट का इस पर क्या असर पड़ेगा, कश्मीरियों के उन पर क्या गुजरेगी, कश्मीरियों के दिल टूटेंगे, हर जगह पर तनकीद हो रही है। इस बारे में सोच लेना चाहिए था कि 5 अगस्त के इकदामात तो अपनी जगह हैं, वो रिवर्स नहीं हुए, वो मोदी ने वापस नहीं लिए, लेकिन हम तिजारत शुरू करने चले। ये तो एक दबाव की वजह से हुआ ना सब कुछ। देखिए, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया वो इसी वजह से लिया कि 5 अगस्त का मामला जो है कश्मीरियों के साथ हमारी यकजहती जो है वो मुकम्मल है, और हम 5 अगस्त के जो फैसले हैं उन जब तक वो रिवर्स नहीं होते तब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये कहा है कि हम हिंदुस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का जब तक हल नहीं होता देर पा अमल नहीं हो सकता। तो ये सारे फैक्टर्स ही हैं, इसी वजह से फैसला जो है। सर, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आप विफाकी वजीर तालीम हैं, आपको पता है कि कोरोना बच्चों में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, बच्चे मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। तो जो स्कूल बंद करने का जो सिलसिला है, क्या ये आगे एक्सटेंड भी मजीद हो सकता है? जी देखें, बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अब 7 तारीख को हम एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम इस हालात का मजीद जायज़ा लेंगे, और साथ साथ हम देखते रहेंगे। देखें, किसी भी तालीम के महकमे को या तालीम के वजीर के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होती कि आप स्कूल बंद कर दें, क्योंकि बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन बच्चों की सेहत जबलीन है, तो उसकी बाकायदा हम हर वक्त उसको नज़र में रखे हुए हैं, और जो भी फैसले होंगे वो उसके मुताबिक होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी की भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने का जो फैसला था इसको मौखर किया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि फ़ैसला ईसीसी नहीं बल्कि काबीना करती है, और तिजारत के लिए ज़रूरी है कि भारत पहले 5 अगस्त वाली पोजीशन पर जाए। इमरान खान के होते हुए कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता। इसी हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो पैगाम में कहा कि एक तासुर ये उभर रहा था कि इंडिया के साथ शायद ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं, तिजारत खुल गई है। वज़ीर ख़ारजा ने इस तासुर की नफ़ी की और कहा कि इस तासुर पर वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना की वाज़ेह और एक मुत्तफ़िक़ा राय ये थी कि जब तक इंडिया कश्मीर की आइनी हैसियत पर नज़रसानी नहीं करता उस वक्त तक इसके साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में 4 वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद और शीरी मज़ारी ने भारत से तिजारत बहाल करने के फ़ैसले की मुखालिफत की। इन वज़रा ने इजलास में कहा कि भारत से ताल्लुकात के हवाले से जो मसाइल हैं, ऐसे में चीनी और कॉटन मंगवाने से पाक भारत ताल्लुकात में कोई मुस्बत पेशरफ नहीं होगी। अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म का पाक भारत तिजारत की बहाली को कश्मीर से मंसूब करना यकीनन एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के दरमियान खतूत के जो तबादले हुए और फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के भारत से तिजारत का जो फ़ैसला था, इससे ये तासुर पैदा हुआ था कि शायद कश्मीर के मौक़िफ़ को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है, कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे हटकर तिजारत को तरजीह दी जा रही है। ये तासुर पैदा हो रहा था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत का पाक भारत ताल्लुकात को कश्मीर से मशरूत करने की वजह
क्या अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद है, जो एक बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत पर कि हुकूमत ने ऐसा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ऐसा फ़ैसला किया क्यों, या हुकूमत को इस मसले की संजीदगी का एहसास ताख़ीर से हुआ, क्या समझा जाए। सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए क्या किसी बैरूनी दबाव का भी हम शिकार हैं। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की अचानक बातें होने लगीं, अमन की बातें होने लगीं, आप देखें गुज़श्ता महीने हमने देखा कि दोनों ममालिक के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स ने अचानक कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी का ऐलान किया। फिर पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान ख़त किताबत का एक सिलसिला शुरू हुआ। यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा, फिर इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। आपको क्या लगता है, ये तब्दीली अचानक आ रही थी, ये जो कोशिशें हो रही थी, या पसे पर्दा इसका कोई बैकग्राउंड है? क्योंकि हम सब के जहनों में तो आज भी 5 अगस्त 2019 वाले इक़दाम हैं कि जब तक मोदी वापस नहीं लेता शायद बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपको क्या लगता है, ये सब कुछ अचानक हुआ या इसका कोई बैकग्राउंड है? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स, आपने इतने ज़्यादा सवाल पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा इनको जवाब दूं। उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि बातचीत शुरू होना और बात है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का दोबारा कायम होना, मेरा ख्याल है वो भी होंगे और होने चाहिए। अप टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो थे, लेकिन अपग्रेड होकर हाई कमिश्नर लेवल पे मेरा ख्याल है जल्दी आएंगे। लेकिन अगला मसला है क्या पीस प्रोसेस शुरू होगा या नहीं। अब देखें, होता ही है कि ये तो बहुत अच्छी बातें जितनी है और मजीद CBMs भी हो सकते हैं, लेकिन जो बात करने वाली है क्या पीस प्रोसेस शुरू होगा। एक तो तज्जिया ये किया जा सकता है कि जब वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी टू एड्रेस ईच अदर्स कंसर्न्स, अब कंसर्न हमारी है, कश्मीर उनकी है, टेररिज्म, तो उन्होंने क्यों बातचीत शुरू कर दी पाकिस्तान से? क्या उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब टेररिज्म पाकिस्तान से बंद हो गया? वो तो नहीं मानते, सही, वो तो कहते नहीं पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। और आपने भी सवाल पूछ लिया कि क्या आर्टिकल 370 रिवर्स हो गया। तो देखें, इससे लग ये रहा है कि जरूर पीछे तो बात हुई है। सवाल यह है कि दोनों मुल्क जो हैं वो टेक्टिकल एडवांटेजेस देख रहे हैं और उसमें शायद देख रहे हो हिंदुस्तान पे प्रेशर चाइना का था, और हिंदुस्तान में जो बेवकूफ़ लोग ये कहा करते थे कि जी 2.5 वॉर के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और हम हैं, यानी चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर को दबाने के लिए, वो तो खैर बिल्कुल बोगस बात थी। मैं ख्याल उन पर यह भी आया हो गया है, ख़ास तौर पर बालाकोट के बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर जवाबी हमला किया और उनके 2 जहाज़ गिराए और पायलट गिराया, और उसमें मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में पाकिस्तान को सुपीरियरिटी है। अब पॉइंट यह है कि अगर कन्वेंशनली भी इंडिया इस नतीजे पहुंच गया, क्योंकि अभी तक तो ये था ना कि न्यूक्लियर तो कोई सोचता भी नहीं था ना, वो तो पागल वाली बात है, लेकिन इंडिया की फौज बढ़ी है, उसकी मईशत तो अनडाउटेडली बहुत बढ़ी है, लेकिन हमें तो सिर्फ अपना दिफा करना है, हमने हिंदुस्तान पर तो नहीं हमला करना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी कॉन्फ्रंटेशन हुई हैं, कम से कम 10 मरतबा पाकिस्तान की फौज और अवाम ने अपना दिफा बहुत भरपूर तरीके से किया। तो क्या इंडिया को भी अभी अच्छा समझ आ गया होगा कि ये फैक्टर क़सूरी साहब, अहम चीज ये है कि जो तिजारत शुरू करने की बातें हुई, आज विफाकी काबीना ने तो इस फैसले को मौखर कर दिया जो ECC का फैसला था। ये तिजारत शुरू करने का फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है? हमने माजी में भी देखा कि माजी में भी कोशिशें की गई भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की, लेकिन बहुत बार ऐसे वाक़यात हुए कि जो माहौल था वो ख़राब हुए, कशीदा माहौल हुआ, मुंबई हमले, पुलवामा जैसे वाक़यात, कारगिल जैसे वाक़यात। लेकिन मेरा सवाल ये है, हमारा मुद्दा ये है कि आज सिचुएशन ये है कि अगर हम तिजारत शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त के इक़दामात को रिवर्स किए बगैर अगर मोदी नहीं करता तो मामला कैसे आगे बढ़ सकते हैं कश्मीर के बगैर? देखिए, मेरा ये ख्वाहिश है और उम्मीद है कि हिंदुस्तान में लोगों को ये समझ आ गई होगी कि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, लेट मी स्टार्ट लाइक दिस,
आपने बहुत ऊंचा सवाल किया है कि मेरी माइंड और तरीके से ट्रेंड है। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हिंदुस्तान खत्म नहीं करता तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि मैंने पीस प्रोसेस में बहुत काम किया है, लिखा है, हम तो मसला कश्मीर के हल तक पहुंच गए थे। तो अब क्या दोनों मुल्क इसके लिए तैयार है? क्या हिंदुस्तान पहली बात तो इस बात के लिए तैयार है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन रोकेगा? अगर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन रोकेगा तो अगला सवाल उठेगा कि फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। ये तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन कि हिंदुस्तान में मार धाड़ किया जा रहा है। एक तो उन्होंने वो जो 4G की जो थी वो उन्होंने इजाजत दे दिया है। पहले तो इंटरनेट से भी वो बेचारे गए थे कश्मीरी, वो भी अवेलेबल नहीं था, वो उन्होंने रिमूव किया, लेकिन वो उन्होंने अंडर प्रेशर फ्रॉम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इक़्तिदार में आने से पहले बहुत ज्यादा हिंदुस्तान पे हमले हुए थे इस नौयत के कि जी ये क्या कैसी डेमोक्रेसी है। रैंडम हाउस ने कह दिया टोटली फ्री नहीं, पार्शली फ्री मुल्क है। तो इन सब चीजों का भारत पे असर पड़ा है। तो ये उनको टैक्टिकली सूट करता है, और फिर चीन के महाज के बाद उनको टैक्टिकली सूट करता है, हमें भी टैक्टिकली सूट करता है कि हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां ला रही हैं, हमें फोकस्ड होना चाहिए अफगानिस्तान में। और अगर भारत से हमारी छेड़छाड़ से ज्यादा जिस किस्म की वहाँ जिस किस्म का गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो दो चार हमारे कश्मीरी भाई शहीद हो रहे थे, बहन भाई बच्चे सब वो कश्मीरी शहीद हो रहे थे। तो इसलिए अमेरिकी मीडिया ने जो दावा किया कि पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात, अमेरिका और सऊदी अरब का रोल है, तो क्या ये वाकई तीनों ममालिक कश्मीर का जो मामला है, इस मामले की जो सेंसिटिविटी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मामले को लेकर, क्या वाकई ये तीनों ममालिक संजीदा हैं कि इस मसले को अब हल करवाना चाहिए? इस खित्ते में तब तक अमन नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसाइल हैं इनका हल नहीं होगा। देखिए, इनमें दो हिस्से आप कर लें। जहां तक सऊदी अरब और यूएई का, उनको तो अनडाउटेड इंटरेस्ट है कि ये हल होना चाहिए, क्योंकि उन पर प्रेशर पड़ जाता है। जब कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, तो पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत उनसे तवक्को करते हैं कि वो बोले। उनके लिए प्रॉब्लम यह है, बोलते तो हैं लेकिन उस तरह खुल के नहीं बोलते जितना पाकिस्तान चाहता है। वो OIC के में बोलते हैं, वो कॉन्टैक्ट ग्रुप में बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम हुकूमत उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। नतीजा ये उन पर प्रेशर पड़ता है। जाके आपने देखा लास्ट टाइम, और प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं जाऊंगा कुआलालंपुर, फिर उनका वो नहीं गए। तो फिर उसके बाद उनके एम्बेसडर या उनके फॉरेन मिनिस्टर आए सऊदी अरेबिया के, प्रेशर उन पे तो पड़ ही जाता है। उनके तो मफाद में है, क्योंकि इंडिया से उनकी बहुत ज्यादा ट्रेड है। इंडिया दुनिया के बड़े इंपोर्टर ऑफ ट्रेड में है। चीन के बाद हिंदुस्तान ही इंपोर्ट करता है ना इतना ज्यादा तेल, तो हिंदुस्तान से उनके बहुत ज्यादा ताल्लुकात है कमर्शियल नौयत के। हमारे साथ एक तो है घराना मजहबी कल्चरली, और उसके अलावा हमारे लोग वहाँ काम भी करते हैं। फिर डिफेंस में पाकिस्तान ने इन बहुत से मुल्कों की तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तैयार की है। तो वो उन पे सर, आखिरी सवाल, क्या इस चीज को लेकर भी हम ब्लैकमेल हो सकते हैं कि अगर ये ममालिक हमसे कुछ मनवाना चाहें? जिस तरह आप बात करें, हम सब जानते हैं सऊदी अरब और UAE में एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी लेबर काम करती है, तो क्या इस चीज को भी एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, आप इसका नुक्ता नजर या आपका जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो ये समझ, आप कहीं को ब्लैकमेल करना चाहते। मैं कह रहा हूँ वो जेन्युइनली चाह रहे हैं। क्या वो कामयाब होंगे दूसरी बात है, क्योंकि इसके लिए जो वो चाहेंगे, क्या इंडिया वो करेगा, क्या पाकिस्तान वो करेगा। अमेरिका का बड़ा वाज़ेह है कि जहाँ तक अमेरिका का मामला है, अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि जो अफगानिस्तान में है उसको वो ये चाहेगा कि बिल्कुल क्लियर उनके सामने होनी चाहिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।